चलिए अब हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं और इस टॉपिक में हमारा डिस्कशन होगा अरब इन्वेजन ऑफ सिंध। जो अरब आक्रमणकारियों के द्वारा अटैक होता है सिंध के ऊपर, इस पे अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध। यहाँ पे जो पहला नाम है वो है मोहम्मद बिन कासिम का। इस नाम को बिल्कुल याद रखना है। मोहम्मद बिन कासिम किसके द्वारा भेजा गया? अल हजाज के द्वारा, जो कि उस दौर में इराक का गवर्नर हुआ करता था। इसने परमिशन ली किससे? कैलिफ। देखिए दोस्तों, ये मॉडर्न में भी ये वर्ड आता है आगे चलकर। और कैलिफ क्या है? कैलिफ खलीफा, मुस्लिमों का, इस्लाम का पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल जो हेड है, जो उनकी अगुवाई करता है, वह व्यक्ति से परमिशन ये लोग ले रहे हैं। तो उस दौर में जो कैलिफ था वालिद उमायद डायनेस्टी का, उसने परमिशन दिया कि भाई आप सिंध जाके कैप्चर कर सकते हैं। यहां पर ये अटैक का साल भी आपको याद रखना है दोस्तों। दो चीज याद रखिए इस पूरे स्लाइड से। एक नाम, हु हैज अटैक्ड मोहम्मद बिन कासिम, व्हेन हैज ही अटैक्ड 712 AD। ये दो चीजों को आपको याद रखना है। तीसरा, उस वक्त रूलर कौन था सिंध का? दाहिर नाम है, DAHIR। नाम में याद रखिए कि इस व्यक्ति को हराकर मोहम्मद बिन कासिम का प्रवेश और एंट्री इंडिया में हो गया है। तो ये टॉपिक में एक ही चीज और समझना है कि भाई ये रीजन क्या था। अगर ये अटैक्स हो रहे थे तो इन इन्वेजन्स का रीजन क्या था? तो फर्स्ट रीजन समझिए, हमेशा की तरह वेल्थ। हमारे पास पैसा बहुत है, बहुत ज्यादा मनी है, और उसको लूटने का मकसद लेकर ये लोग यहां आ रहे हैं। दूसरा कारण है, ये अरब जो हैं, ये भारतीय जो रिच पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह हैं सिंध में, उन पे भी अट्रैक्ट हो रहे थे और वे चाहते थे कि इसको वो कंट्रोल कर सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अगर मान लीजिए आपका आज के दौर का भारत का ये गुजरात है और ये यहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है, तो ये जो निचला हिस्सा है ये हो जाता है सिंध। सिंध का आज का कैपिटल है कराची, जो कि उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। और सिंधी के साथ जुड़ा हुआ बलूचिस्तान का हिस्सा है, जो कि कुछ हिस्से उस वक्त सिंध के हिस्से हुए थे। आजादी के पहले सिंध बहुत दिनों तक आपके मुंबई प्रांत, बंबई जो हुआ करता था, बंबई का हिस्सा था। सिंध को 1935 में जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद सिंध को अलग स्टेट बनाया गया था। तो सिंध में यहां पर बहुत सारे पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, इनको कंट्रोल करने की ख्वाहिश ये लोग रखते हैं। तीसरा रीजन ऑफकोर्स था कि ये इस्लाम का एक्सपेंशन चाहते थे, क्योंकि भारत में जो रिलीजन है उस वक्त या तो वो हिंदुइज्म है, या वो बुद्धिज्म है, या वो जैनिज्म है। तो उस दौर में ये चाहते हैं कि आपको एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम हो। और आखिरी में ये लोग गुस्साए हुए थे, दे वर एंग्री, किससे? सिंध के रूलर से। क्यों? क्योंकि ये समुद्री जो लुटेरे थे उनको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ये लोग इनको हमेशा लूट लिया करते थे। तो ये तमाम कारण थे जिसके तहत इस व्यक्ति ने इस वक्त यहाँ पे अटैक किया। हमारे वनडे एग्जाम्स में इससे ज्यादा हमें इस टॉपिक पे नहीं जानना है, लेकिन इसी को थोड़ा और कंटिन्यू करते हुए चलिए अब हम लोग देखते हैं दो और बड़े लोगों का नाम, गजनी और गौरी। बड़े इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये लोग आक्रमणकारी हैं, हमेशा हम पे आक्रमण करते रहते हैं। गजनी का आप देखेंगे 17 बार अटैक करेगा, गौरी भी कम नहीं निकलेगा, लूटेंगे ये लोग। और गौरी गजनी से एक तरीके से अलग है कि गौरी यहां पर एक परमानेंट किंगडम की स्थापना करना चाहता था। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट किंगडम। और हम लोग आगे चलकर जब स्लेव डायनेस्टी की बात करेंगे, ममलुक डायनेस्टी की बात करेंगे, तो देखेंगे कि गौरी के लोग ही वहां पे थे। वहीं पे गजनी के केस में क्या है? गजनी सिर्फ लूटपाट मचाकर वापस जाना चाहता है। तो चलिए इन दोनों लोगों के बारे में डिस्कस किया जाए। गजनी का नाम क्या हुआ? महमूद ऑफ गजनी। अब गजनी एक प्रांत भी है आज के अफगानिस्तान में, और यहीं के ये महमूद साहब हैं, ये भारत पे लगातार अटैक करते हैं। इनका फोटो मैंने लगा रखा है। अब किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? याद रखना चाहे यमनीद डायनेस्टी, इस डायनेस्टी को ये बंदा बिलोंग करता है। किस साल ये रूलर बनता है, थ्रोन पे बैठता है? 998 AD में ये रूलर बन जाता है। उस वक्त इसकी उम्र मात्र 27 साल है। इसके अलावा ये पहला रूलर है जो इस डायनेस्टी का जो खुद को सुल्तान कहता है। देखिए, ये डायनेस्टी 920 के अराउंड में शुरू हो गई थी और छोटे मोटे कई सारे रूलर आए, हमें उनको नहीं पढ़ना है।
हमको मतलब सिर्फ उससे जिसने हम पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति है गजनी। महमूद जो है ये 998 में रूलर बनता है और पहला आदमी है जो खुद को सुल्तान कहता है। इसके अलावा ये भी नॉमिनली, देखिए नॉमिनली का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से नहीं लेकिन हल्के फुल्के तरीके से ये एलिजियंस रखता है किससे, एब्बासिड कैलिफ, जो कैलिफ थे उस वक्त, जो बगदाद इराक में जो लोग रूल करते थे, और जो कैलिफ इसके बदले में इनको रिवॉर्ड दिया करते थे। रिवॉर्ड के तौर पे यहां पे क्या दिया, टाइटल दिया, यमीन उद्दौला, मतलब राइट हैंड ऑफ द स्टेट का टाइटल इस व्यक्ति को उस समय दिया गया था कैलिफ के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों गजनी पे कब्जा करने के बाद महमूद ने भारत पे आक्रमण करना शुरू किया। अब यहां से इसके आक्रमण की चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, क्यों करता है? फिर से वही बात, भाई हमारे पास पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है और इसको ये लूटपाट करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। दूसरी कारण, अपने इंपायर को और बढ़ाना चाहता है, मान लीजिए यहां तक है अब यहां तक करना चाहता है। तीसरा कारण, ये लोग मार्शल रेस टाइप के होते हैं, लड़ाकू होते हैं और ये लोग लड़ने ही जानते हैं, तो ये अपने काम से काम रख रहे हैं। चौथा कारण, रिलीजियस एंगल भी, हमने मोहम्मद बिन कासिम के केस में भी देखा, वो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए अटैक कर रहा था और ये लोग इस्लाम के धर्म को फॉलो करते थे और यहाँ पे अधिकांश नॉर्थ इंडिया में उस वक्त हिंदू रूलर्स थे, तो ये लोग इस कारण से भी अटैक किया करते थे। अब रीजन हमसे नहीं पूछेगा लेकिन इन्वेजन से जुड़ी कुछ बातें हमसे पूछ सकते हैं, जैसे कितना इन्वेजन? तो दोस्तों 26 साल में या 27 सालों में इसने 17 इन्वेजन किए, 17 अटैक किए। दूसरा, 1000 एडी से 1027 एडी आपको समझना है ये अटैक्स हुई। पहला अटैक 1000 एडी में हुआ लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला अटैक 1001 में, जब इसने यहां के एक बड़े राजा जयपाल को हरा दिया। इसके बाद भेड़ा, मुल्तान, भटिंडा, मथुरा, कन्नौज, कलिंजर, अलग अलग जगहों पे अलग साल इसने अटैक करते रहे। हर जगहों पे लूटपाट मचाया और पैसे लूटकर यहां से भागता रहा। सबसे ज्यादा जो फेमस अटैक इसका हुआ था वो था सोमनाथ टेम्पल पे, जो इसने किया था 1025 एडी में, और लास्ट अटैक किया था 1027 में अगेंस्ट द जाट्स ऑफ दैट एरा। तो ये सारे चीजें हैं इसके अटैक से जुड़ी हुई। यहां पे एक चीज और जानिए कि इसकी मृत्यु कब हुई, 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। He has died in 1030 AD. This is another thing that आपको याद रखना है। अब इसकी मृत्यु के बाद ये जो डायनेस्टी है गजनी, ये डिक्लाइन की ओर अग्रसर है। They have started to decline and now in place of them the गौरी डायनेस्टी comes, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे चलकर। लेकिन उसके पहले हम लोग जरा आर्ट एंड लिटरेचर की बात कर लेते हैं, क्योंकि गजनी जो था वो पैटर्न था इन सब चीजों का, इसको बहुत बढ़ावा दिया करता था। सबसे पहला नाम यहाँ अल बरूनी, एकदम रट लीजिए दोस्तों। ऑथर है किस किताब का, किताब उल हिंद, किताब का नाम है। ऑल्सो कॉल्ड एज तहकीक ए हिंद। ये गजनी के साथ आया करता था इन लड़ाइयों के दौरान। उस दौर के घटनाओं के बारे में ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है, बहुत अच्छे ढंग से बहुत चीजें लिखी गई हैं। हाँ, चूंकि ये अटैकर के साथ आया, कई जगहों पे इसने हमारे सभ्यता के खिलाफ भी लिखा है, लेकिन बहुत एक्यूरेट वर्जन है ये। दूसरा, फिरदौसी, बहुत बड़ा नाम, ये कोर्ट पोएट है गजनी का और उस दौर में शाहनामा लिखा, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स रिटन इन दैट एरा। थर्ड, इसके कोर्ट में और भी बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स हैं, जैसे उत्बी। उत्बी कौन है, हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। फराबी, फराबी कौन है, फिलोसफर है। और बहकी, ये डायरिस्ट है। तो ये लोग भी बड़े नाम इसके उस दौर में हैं। इसके अलावा उस दौर में तारीख ए भी रिटन हुआ था, तारीख ए सबूत तगीन भी उस दौर में लिखा गया था। आखिर में इसने गजनी के यूनिवर्सिटी को भी स्थापना की थी। तो ये तमाम बातें हैं दोस्तों, ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वनडे एग्जाम्स के लिए, ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे गौरी की ओर। अब देखिए दोस्तों, ये है आपका गौरी। गौरी है, मैंने जैसे कहा कि गजनी के डिक्लाइन के बाद गौरी का स्टार्ट होता है उठना। अब गौरी के डायनेस्टी का नाम क्या है, गौरी डायनेस्टी। ओरिजिनल नाम क्या है, मोइजुद्दीन मोहम्मद। गजनी को अपने एकाधिकार में लाया, अपने कंट्रोल में लाया और उसके बाद इसने यहाँ पे अपना किंगडम की स्थापना की 1173 एडी में। तो इस तारीख पे इसका यहाँ पे रूल शुरू हुआ और
इसे भारत में मुस्लिम पावर का रियल फाउंडर माना जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम और गजनी से ये जुदा था। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वो परमानेंट इंपायर वाली सोच नहीं रखी जो इसने सोची, और इसके बाद के स्लेव डायनेस्टी हमारे यहाँ बस गया, इसलिए हम लोग इसको रियल फाउंडर के तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पे इन्वेजन्स पे आते हैं। 1176 में पहला अटैक मुल्तान पर, और उस वक्त के वहां के राजा थे करमतियान किंग्स। इसके बाद 2 साल के बाद फिर से अटैक करता है गोमल पास। ये आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, हमारा जो आज का पाकिस्तान है, उधर ये गोमल पास है। उधर के आते हुए सोलंकीज हार गया। सोलंकीज उस वक्त अनहिलवारा जो गुजरात का एक हिस्सा है, तो देखिए यहाँ पे इसको हरा दिया है किसने? मूल राजा 2 जो सोलंकीज के हैं उस वक्त के, इन लोगों ने गौरी को हरा दिया है। इसके बाद 1182 में ये पंजाब पर अटैक करता है, पंजाब को कैप्चर भी कर लेता है। वहां के सुल्तान खुसरो मलिक जो कि लास्ट रूलर था गजनवी डायनेस्टी का, उसको हराकर अब पूरी तरीके से इसको अपने कंट्रोल में ला दिया है। यहाँ बड़े अटैक्स जो 2 हैं वो है बैटल ऑफ तराइन्स के 1191 और 1192 में। 1191 में किसके खिलाफ लड़ते हैं? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान इसको हरा देते हैं, ये भाग जाता है। राजपूत पीछा नहीं करते हैं, इसे भागने देते हैं। लेकिन अगले ही साल फिर से यहाँ लड़ाई होती है, और इस बार ये बेटर प्रिपरेशन के साथ आया, और इस बार इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तारेइन आज के मॉडर्न डे थानेसर के बगल में है। जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन है, इससे यहाँ पर टर्किश रूल जो भारत में है ये शुरुआत हो जाती है। फर्स्ट टाइम ये टर्किश रूल का स्टार्ट हो जाता है भारत में। यहाँ पे याद रखिए, एक और हिस्टोरियन है, ये चांद बदाई के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने इस दौर के जो घटनाएं हैं उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, और इनकी किताब पृथ्वीराज रासो काफी फेमस हुई। इसमें इन्होंने पूरा वृतांत दिया, थोड़ी बातों को बढ़ा चढ़ाकर भी लिखा गया है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन किताब, और उस दौर का बहुत ही अच्छा वृतांत और बहुत बेहतरीन डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है। देखिए यहाँ पर अब एक डिफरेंस आ रहा है कि गौरी जीतने के बाद 1194 में वापस चला जाता है, और यहां पर वो अपना एक आदमी छोड़ जाता है। गजनी के जिस तरह से था उसके अलग हो जाता है यहां से गौरी। गौरी यहां परमानेंट रूल बनाना चाहता है, और इसलिए वो अपना बेहतरीन जनरल, नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे यहां रख देता है कि गौरी टेरिटरी, जो गौरी का किंगडम था, उसको और फैलाओ, और ये वापस गजनी चला जाता है। यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली, मेरठ, कोइल जो अलीगढ़ है आज का, इन सब जगहों को कैप्चर भी कर लेता है। अब यहाँ एक बड़ा युद्ध और है 1194 में। यहाँ गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मिलकर राजा जयचंद जो कि गहवाल डायनेस्टी चंदेवर में बसा हुआ था, उनको हराते हैं। 1202 ईस्वी में ऐबक चंदेलाज जो बुंदेलखंड में उस वक्त रूल कर रहे थे, उन्हें हरा के तुर्क शासन का सेंट्रल इंडिया में भी स्टार्ट कर देते हैं। और लास्टली 1206 में गौरी को मार दिया जाता है कोकर ट्राइब्स के द्वारा, और इसके बाद यहाँ जो टर्किश एम्पायर है वो पूरी तरीके से आ जाती है किसके अंतर्गत? ये आ जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के नीचे, और यहां से शुरू हो जाएगा आपका स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम लोग 5 डायनेस्टी की बात करेंगे, जिसमें पहला डायनेस्टी जो होगा वो होगा स्लेव डायनेस्टी, तो उसे हम देखेंगे अगले क्लास में। इस क्लास के लिए दोस्तों इतना ही कुछ। थैंक यू, गुड बाय।